Hello everyone, welcome you all to Economics Fundamentals. In our previous class, we had discussed about the rural development, and now we are going to deal with the next chapter, which is known as employment, growth, informalization and other issues. तो आज की क्लास में हम जो बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है इंडियन इकोनॉमी क्लास 12th की, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज. आप लोगों को पता है पीपल आर एम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ द एंगेजमेंट इन वेरियस एक्टिविटीज. सम पीपल वर्क इन द फार्म्स, some work in the factories, some runs their own shops, some work in the banks, etc. बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर काम करते हैं. काम आखिर क्यों किया जाता है? Those who are working, they are called employed or they are in the process of employment. जो काम कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, जो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री. दे आर टर्म्ड एज एम्प्लॉयड और वर्कर्स. लोग काम करते हैं जिससे कि उनकी लिवलीहुड चल सके, टू अर्न देयर लिविंग. लिविंग अर्न करने का सही मतलब ही वही है कि दे आर कंट्रीब्यूटिंग in gross national product or the national income. We have understood already what is GDP, what is GNP. We know that GDP states the money value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country in a particular year or an accounting year, which is known as financial year as well. And when we add the net factor income from abroad or the factor income from abroad, net factor income from abroad is calculated. We know already, as we have discussed while we were calculating the national income. So we know that NFIA is calculated by deducting factor income paid to abroad from factor income received from abroad. जब हम फैक्टर इनकम जो हमने बाहर से अर्न की है, उसमें से जो फैक्टर इनकम हमने बाहर को दी है, उसको जब माइनस कर देते हैं तो उससे हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आती है. जब उसको हम जीडीपी में जोड़ देते हैं तो वो जीएनपी हो जाता है. जीएनपी हमारी राष्ट्रीय आय भी है, नेशनल इनकम है. ओके, सो होता क्या है, जितने भी लोग जीएनपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी वो सारी एक्टिविटी जो किसी ना किसी तरीके से, यानी जब हम अपने लिए लिविंग अर्न करते हैं तो वो सिर्फ हमारा नहीं होता है, हम कहीं ना कहीं जो देश की जीडीपी है, जो देश की जीएनपी है, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं. तो अब कुछ बेसिक्स टर्म्स हमें समझने की ज़रूरत है सबसे, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर. फर्स्ट है वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट. तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर वर्कर कौन है. वर्कर वो सभी लोग हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी वर्कर इज ए पर्सन हु कंट्रीब्यूट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर रिलेटेड इन द कंट्रीब्यूशन इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और द नेशनल इनकम. जो नेशनल इनकम में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सब वर्कर्स कहलाते हैं. ज़रूरी नहीं है कि वर्कर्स जो है वो हमेशा कैश में पेड हों, हमेशा वेजेस या सैलरी में पेड हों. दे कैन बी पेड इन काइंड एज वेल. कुछ गिफ्ट दे दिए जाते हैं. कई बार आप सबॉर्डिनेट भी होते हैं किसी वर्कर के, तो वो भी उसमें कंट्रीब्यूशन होता है. फिर आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में बहुत ही मल्टी फेसेटेड है. सम पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर. Some people get employment for some month or few months in a year. Some are casual laborers, those who are not getting enough wages for their work. So, but apart from this, India is having, as far as the 2011 and 12 data is concerned,
इंडिया इज हैविंग 473 मिलियन वर्कफोर्स। बहुत ही बड़ी वर्कफोर्स हमारे पास है 473 मिलियन की। अगर हम इसे इंडियन नंबर सिस्टम में देखें तो 47 करोड़ 30 लाख। ठीक है, तो 473 473 मिलियन वर्कफोर्स वी आर हैविंग। ओके, इतनी बड़ी वर्कफोर्स हमारे पास है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो वर्कफोर्स है, हमें पता है कि भारतवर्ष में ज्यादातर आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, रूरल एरियाज से बिलोंग करती है। तो इसीलिए जो हमारी मोस्ट ऑफ द जो वर्कफोर्स है, द मींस द 3/4 पार्ट ऑफ दिस वर्कफोर्स इज कमिंग फ्रॉम रूरल एरियाज। इसका 3/4 हिस्सा दिस 473 मिलियन वर्कफोर्स का कहां से आ रहा है? रूरल एरियाज से आ रहा है। एंड वी नो दैट आवर सोसाइटी इज मेल डोमिनेटेड एज वेल। सो इसलिए इस वर्कफोर्स में 70% जो हैं वो मेल हैं। 70% आर मेल एंड 30% आर फीमेल। ओके, अगर आप फीमेल के पार्ट को देखेंगे, इन रूरल एरियाज फीमेल कॉन्स्टिट्यूट 1/3 ऑफ द टोटल वर्कफोर्स। जितनी वर्कफोर्स रूरल एरियाज में है उसका 1/3 फीमेल की है। लेकिन अर्बन एरियाज में सिचुएशन इज रिवर्स। क्यों है अभी बताता हूं आपको। वहां पर दे कॉन्स्टिट्यूट ओनली 1/5। क्यों है ऐसा? समटाइम द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि भाई अर्बन एरियाज में तो वीमेन आर लिटरेट, दे आर मोर एजुकेटेड देन द रूरल एरियाज। यस, एग्जैक्टली, दिस इज द रीजन, दैट इज व्हाई दे आर लेस इन कंट्रीब्यूशन। वहां पर बहुत सारी जो फैमिलीज हैं अर्बन एरियाज में, दे आर वेल टू डू फैमिलीज, सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू सेंड देयर women outside for the offices works. And in village or in rural areas the female are compelled to do work. उन्हें वहां करना है, they are engaged in so many manual work, क्योंकि फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी देयर। आप देखते हैं यहाँ हिली एरियाज में भी, इवन प्लेन एरियाज में भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो लेबरर्स की तरह खेतों में काम करती हैं। तो दे आर कंट्रीब्यूटिंग मोर, वहाँ पर उनका एंगेजमेंट ज़्यादा है। इसीलिए जो वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन है रूरल एरियाज में महिलाओं का ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 1/3 है। आगे हम टेबल में भी समझने की कोशिश करेंगे, जो ये टेबल मैंने बनाई है। और यहाँ अर्बन एरियाज में जो है उनका पार्टिसिपेशन कम है। अब देखेंगे यही जो नेक्स्ट में अभी आपसे डिस्कस कर रहा था वो यही है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। ओके, कि किस किस तरीके से लोगों का पार्टिसिपेशन इस वर्कफोर्स में है। तो 75% आर मेल, 30% आर फीमेल, एंड आउट ऑफ दिस 30% इन रूरल एरियाज फीमेल आर कंट्रीब्यूटिंग मोर। Almost 1/3 portion of the rural workforce is coming from female side, and in urban areas it is coming only 1/5. ओके, 1/5 ही सिर्फ वहां पर है। आगे हम देख रहे हैं वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, जिसे हम वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है निकालना देश में एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन का अंदाज़ा लगाने के लिए कि देश की एम्प्लॉयमेंट की स्थिति कैसी है। तो जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो कैसे निकलेगा? जो वर्कफोर्स है हमारी, यानी एस्टिमेटेड नंबर ऑफ वर्कर्स, जितने वर्कर्स हैं उनको डिवाइड कर देंगे हम टोटल जो एस्टिमेटेड हमारी पॉपुलेशन है उससे, और इनटू कर देंगे 100 से। तो ये हमारा आ जाएगा वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो या वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये रेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये माना जाएगा कि हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति बेहतर है। अगर ये रेट कम है इसका मतलब है बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। ठीक है,
अब वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो का ये एक डेटा हमारे सामने है, ये एक टेबल मैंने यहाँ पर बनाई है। ये डेटा हमारे पास 2011-12 का है, 2011 एंड 12। इसमें हम देखेंगे पहले कॉलम के अंदर मैंने लिए सेक्स, मेल, फीमेल, टोटल। फिर मैंने यहाँ रीजन लिए हैं, रूरल एरियाज एज वेल एज अर्बन एरियाज, और फिर टोटल है। तो वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो पे आप नजर डालेंगे, रूरल एरियाज में मेल आर कंट्रीब्यूटिंग 54.3%, ओके, while female are contributing 24.8%. Then in urban areas, male or men are contributing 54.6%, while female are contributing only 14.7. See the difference between these two. Almost 10% difference is there. दिस इज़ वॉट आई टोल्ड यू अर्लियर। अभी जो मैंने आपको बताया था कि अर्बन एरियाज में फीमेल का कंट्रीब्यूशन रूरल एरियाज के मुकाबले कम है, ठीक है। उसके बाद जब हम टोटल पे जाते हैं तो मेल का कंट्रीब्यूशन क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ सेम ही है तो ये 54.4% हो जाता है, और फीमेल का कंट्रीब्यूशन जो है वो 21.9 हो जाता है। टोटल अगर हम कर लें तो लगभग 39% है, यानी प्रत्येक 100 लोगों में 39 लोग ही रोजगार अर्जित कर पा रहे हैं। ये 2011-12 का वर्कफोर्स रेशियो है, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो था, जिसकी मदद से हमें ये पता चला कि लगभग 39 लोग 100 में से, यानी आउट ऑफ 100 ओनली 39 पीपल आर एम्प्लॉयड। ऑलराइट, सो नाउ वी आर मूविंग अहेड and we are going to discuss some more indicators related to employment. So now I think you can pause the video to note it down, then I will tell you. So students, now we are going to discuss the self-employed and the hired workers and their status as well. As we know that self-employed are the persons who occupy their own enterprises. Sometime he may be a shopkeeper, okay, जिसकी अपनी कोई दुकान है, जिसकी अपनी फैक्ट्री है, जो अपना खुद का काम कर रहा है, they are known as self-employed. और ऐसे जो वर्कफोर्स है वो सबसे बड़ा कंपोजिशन है हमारी वर्कफोर्स में। They constitute 52%. Now the second one, hired workers, which have two parts, casual wage laborers and regular salaried. So जो casual wage laborers हैं, they constitute the second largest portion, which is the 30%. As we know, this is the distribution of employment status wise, and here we have given the gender wise. So when we see this status wise, self-employed constitute the biggest share, which is 52%. Self-employed, they are constituting 52% workforce, and casual wage laborers, they are having 30%. So यहाँ पर इनका जो है वो 30% है, ये सबसे ज़्यादा है 52, ये 30% है। और रेगुलर सैलरीड जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग लेस, नियरली 18%। तो ये सिर्फ हमारे पास 18% है स्टेटस वाइज। अगर हम देखते हैं, अगर हम जेंडर वाइज बात करें तो जेंडर वाइज में सेल्फ एम्प्लॉयड जो हैं मेल में 51% है, फीमेल में 56% है, ओके। देन कैजुअल वेज जो लेबरर्स हैं वो मेल में 29 हैं और फीमेल में 31 हैं, क्योंकि बहुत सारी रूरल फीमेल जो हैं वो इसी में काम करती हैं, कैजुअल वेज लेबरर की तरह ही वो काम करती हैं फार्मिंग एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। और रेगुलर सैलराइड आप देखेंगे तो मेल आर कॉन्स्टिट्यूटिंग 20% वाइल फीमेल आर कॉन्स्टिट्यूटिंग ओनली 13%। सो दिस इज़ हाउ द सिनेरियो इज गोइंग ऑन। जो डिस्ट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस वाइज
और जेंडर वाइज ये हमने समझने की कोशिश की कि किस तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस है वो चल रहा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो एम्प्लॉयमेंट है सेक्टर वाइज, कि सेक्टर वाइज किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होता है। So dear learners, now we are dealing with the situation of employment in firms, factories and offices. So for the sake of convenience, we summarize all the sectors into three main sectors, which is called as the primary sector, the secondary sector and the tertiary or the services sector. So here we see the sectoral composition or sectoral distribution of workforce. The data is from 2011 and 12. So here we are dealing with this, the primary sector, as well as while we dealing with the place of residence. अगर regional level पे हम देखें तो rural part was constituting 64.1% in primary sector. As we know that the rural peoples have the main activity which is known as agriculture or farming activity. In secondary sector they are constituting 20.4 and in tertiary sector the least one, which is the 15.5, and the total becomes the 100 on each column. As well as while we are talking about the urban areas, so in primary sector of course it is the lowest one, 6.7 only, and in secondary sector it is 35% and in tertiary sector it is 58.3%. So tertiary sector is having the largest share from urban areas. क्यों? क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लोग सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा करते हैं. There is more demand related to insurance, education, हेल्थ सर्विसेज एज वेल. तो वहाँ पर सर्विसेज, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब इनकी डिमांड ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ अर्बन एरियाज़ में मेजर पोर्शन आता है सर्विसेज सेक्टर का. सेक्स के आधार पे हम देखें तो मेन में 43.6% पीपल वर इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, वाइल वीमेन में 62.8. इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो वर्कफोर्स में कंट्रीब्यूशन है वीमेन का कंट्रीब्यूशन काफ़ी है, स्पेशली रूरल एरियाज से, क्योंकि प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं. देख लीजिए आप, 43.6% मैन है जबकि 62.8% जो है वो वीमेन है. सेकेंडरी सेक्टर में 25.9% मेल हैं और 20% फीमेल हैं, और टर्शरी सेक्टर में 30.5% मेन हैं और 17.2% वीमेन हैं. टोटल हम देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर का टोटल जो है वो आता है 48.9. अभी भी प्राइमरी सेक्टर जो है वो मेजर पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है वर्कफोर्स का. ऑलमोस्ट 50% वर्कफोर्स हमारी प्राइमरी सेक्टर में ही एकोमोडेट है, इसीलिए वहाँ पर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत ज़्यादा है. हम आगे बात करेंगे. सेकेंडरी सेक्टर में 24.3 है और टर्शरी सेक्टर में 26.8 है. तो ये टोटल इस तरीके से 100 आ जाता है. यह है हमारा सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स. आगे हम देखते हैं ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी किस तरीके से हमारी ग्रोथ हुई और कैसे हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर है वो बदला. अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 2010 आते आते हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, इसके बेसिकली दो इंडिकेटर हैं, एक है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक है एम्प्लॉयमेंट. जीडीपी ग्रोथ रेट अगर हम देखें तो 7.8% हो गया 2010-11 तक आते आते, लेकिन अगर हम एम्प्लॉयमेंट देखें तो वो 1.12% रहा. यानी अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑलमोस्ट 2% की रेट से बढ़ता रहा, जबकि जीडीपी में हमारे काफ़ी ग्रोथ रही. इसका मतलब ये हुआ, यानी 51 से लेकर के 2010 और 11 तक हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 4 से 6% तक बढ़ती रही, और जबकि एम्प्लॉयमेंट जो है सिर्फ 2% ही रहा. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने
more goods or services produced की without generating sufficient employment। इसलिए इस ग्रोथ को कहते हैं इकोनॉमिस्ट जॉबलेस ग्रोथ। कभी कभी एक नंबर में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जॉबलेस ग्रोथ। तो व्हेन वी हैव अ जीडीपी ग्रोथ without generating employment, it means the growth is considered as the jobless growth because we are not generating jobs। okay, so ये चेंजिंग स्ट्रक्चर है एम्प्लॉयमेंट का। हम स्टेटस वाइज अगर देख रहे हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल 72-73 में हम देखेंगे तो 61.4% थे, जो कि 2011-12 आते आते अब 52% रह गए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि 72-73 में मोर देन 60% पॉपुलेशन हमारी जो है वो इन्वॉल्व थी फार्मिंग एक्टिविटी में, जो कि अब आते आते कितनी हो गई है, ये देखिए 48.9% हो गई प्राइमरी सेक्टर पर जो डिपेंडेंट है। आगे देखते हैं रेगुलर सैलरीड 72-73 में 15.4% थे, जो कि अब 18% हैं, है ना। बहुत ज़्यादा ग्रोथ इसमें नहीं देखी गई। कैजुअल वेज लेबरर्स जो हैं वो 23.2% थे, ये और बढ़ गए हैं 30% तक पहुंच गए हैं। दिस इज़ कॉल्ड द इनफॉर्मलाइजेशन, यानी ये जो है इनफॉर्मलाइजेशन हो गया। जैसे अहमदाबाद का केस है, एनसीईआरटी बुक में दिया गया है कि जब वहाँ मिल्स जो कॉटन मिल्स हैं वो बंद होनी शुरू हुई तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सुसाइड करने को मजबूर हो गए। बहुत सारे लोग जो है वो इनफॉर्मल जो सोर्सेज हैं उनमें काम करने को मजबूर हो गए। जैसे हम जानते हैं फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर जिसे हम गवर्नमेंट सेक्टर भी कह सकते हैं, वेल जो मैनेज्ड सेक्टर होता है जिसमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं एम्प्लॉयज़ को, वो फॉर्मल सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाता है, और दूसरा अनऑर्गेनाइज या इनफॉर्मल सेक्टर होता है। सो ये आई थिंक यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, देन आई विल टेल यू समथिंग मोर। So learners, now we are dealing with the informalization of workforce. As I told you, the workers are working in both the sectors, formal or what is called as organized sectors, as well as informal, what is called as unorganized sector. The organized sectors constitute all the public sector establishments और the government establishments, सभी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आते हैं। और इसके अलावा वो सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो दोज हु एम्प्लॉय 10 और मोर हायर्ड वर्कर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द ऑर्गेनाइज सेक्टर। The people who are working in organized sector, they are enjoying handsome salaries. They, apart from the salaries, they are getting some more benefits, like the benefits of leaves, the medical benefits as well, the benefits of or the provision of provident fund and the pension as well. So there are lots of benefits, regular salaries, the handsome salaries, and the medical benefits as well, the child care leaves, maternity leaves, so many kind of leaves are there. But the people who are working in informal sector or the unorganized sector, they constitute the large section of the workforce. You can see from this table, the informal sector constituted the 443 million workforce out of this 473. It means they are constituting 93.7%. The largest share is coming from there only. They include so many daily wage laborers, the agricultural workers and the self-employed workers as well. तो ये सारे लोग जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंतर्गत काम करते हैं। 473 millions which constitute 93.7% of the total workforce. और यहाँ पर they are less paid, there is no job security, the environment of this employment situation is deteriorating over the years. धीरे धीरे इनफॉर्मलाइजेशन हुआ, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करने वाले लोग हैं उनकी स्थिति में कोई ज़्यादा बदलाव
नहीं आया। और क्या बात है, फॉर्मल सेक्टर के जो लोग हैं वो ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं और नेगोशिएट कर सकते हैं, किसके साथ, एम्प्लॉयर के साथ। दे कैन डिमांड फॉर बेटर वेजेस, बेटर सैलरीज, एंड द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर दे कांट डू लाइक दैट। इवन उनको जो है फायर कर दिया जाता है, उनको वहाँ से जॉब से निकाल दिया जाता है विदाउट स्टेटिंग द वैलिड रीज़न। तो वहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं है, अच्छी सैलरीज नहीं है, बेनिफिट्स नहीं है, इवन 10 से 20 साल तक, इवन मोर देन दैट, इतना काम करने के बावजूद भी वो परमानेंट नहीं होते हैं और उनकी सैलरीज जो है वो दोज हु आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइज और फॉर्मल सेक्टर उनकी बराबर नहीं हो पाती। इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आप देखें, अ टीचर हु इज़ वर्किंग in a formal system of education, means the government school is getting more salary in comparison to that teacher who is working in a private school. Though it may be possible that the teacher who is working in a private school is putting his more efforts, but still he is not getting as much as the government school teachers are getting. So similarly, the employee who are working in organized sector, they are getting more salaries for the same kind of work. और इस टेबल से भी हमें ये पता चल ही रहा है कि सिर्फ 6.3% लोग ही फॉर्मल या ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, काम करते हैं। सो दिस इज व्हाट द एम्प्लॉयमेंट and growth in formalization is all about for today's class, and in next class I will tell you about the unemployment and its various types. Thank you for watching.